साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें निम्नानुसार बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने बिंदुओं की ओर। पहला बिंदु है आज का विद्युत धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक जो वृत्ताकार कुंडली होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए वृत्ताकार कुंडली है, इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करके निम्न निष्कर्षों को निकाला गया है। तो पहला निष्कर्ष है इसका, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि जैसे इस बिंदु पर लेंगे तो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र, जितना भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रहेंगी उन सब का वो वृत्ताकार रेखाएं होंगी, एक वृत्त के रूप में होंगी और उन सब का केंद्र एक होगा। दूसरा बिंदु आता है, जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त क्या होते हैं, निरंतर बड़े होते जाते हैं, और जैसे जैसे हम तार से नजदीक रहते हैं तो वृत्त वो छोटे रहते हैं। अगला निष्कर्ष, ये देखिए तार के नजदीक जब हैं तो वृत्त छोटे हैं, दूर जैसे जैसे जा रहे हैं तो वृत्त बड़े होते जा रहे हैं। ये देखिए दूर और दूर गए तो वृत्त बड़ा हो गया, और धीरे धीरे ऐसा आभास होगा कि ये वृत्त एक सीधी रेखा में जा रहा है, वृत्त नहीं है। तो तीसरा बिंदु है इसका, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास या कुंडली से केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। केंद्र पर ये देखिए धीरे सीधे सरल रेखा में ये दिखने लगता है, यही रेखा सीधी रेखा में दिखने लगती है। अगला है, कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। यानी कि कुंडली के अंदर जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र से संयोजित होता है। जब कई फेरे लगे हों कुंडली के तो प्रत्येक फेरे का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र से संयोजित होता है, क्योंकि सभी फेरे में विद्युत धारा एक समान रूप से बहती है। अब चलते हैं परिनालिका। परिनालिका की परिभाषा को हम सबसे पहले देखेंगे कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार, यानी कि तांबे के तार जो होते हैं विद्युत रोधी जो होते हैं, उनको यदि पास पास इस तरह से लपेट दिया जाए तो एक बेलन जैसी आकृति प्राप्त होती है। यह अनेक फेरों वाली कुंडली से निर्मित जो बेलन जैसी आकृति होती है इसको कहा जाता है परिनालिका कहा जाता है। परिनालिका का उपयोग कहाँ किया जाता है? परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। जैसे ये परिनालिका है, इसमें हम नर्म लोहा डाल देंगे और परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें चुंबक का गुण आ जाएगा, अर्थात वह चुंबक बन जाएगा, जिसको कहेंगे हम विद्युत चुंबक। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है छड़ चुंबक जैसे होता है। जैसे हमने पहले छड़ चुंबक को पढ़ा है, ठीक उसी के जैसा इसका भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है तथा समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ये देखिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है जो समांतर रेखा के द्वारा दर्शाया जा रहा है। अगला, परिनालिका के में जो होती है
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अब चलते हैं हम विद्युत चुंबक के विषय में। तो विद्युत चुंबक, पहले हम नॉर्मल चुंबक पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबक। तो परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर जब नर्म लोहे को चुंबक में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रकार के बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक के गुण। विद्युत चुंबक जो होता है अस्थायी होता है, क्योंकि यह चुंबक की तरह तभी व्यवहार करता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही धारा समाप्त होती है तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इसका दूसरा गुण है इसकी शक्ति को बदली जा सकती है। तीसरा गुण है इसकी ध्रुवीयता को बदली जा सकती है। ध्रुवीयता यानी कि यन ध्रुव को यस, यस ध्रुव को यन बनाया जा सकता है। और अगला गुण है यह अधिक शक्तिशाली चुंबक होते हैं। विद्युत चुंबक जो होते हैं सबसे शक्तिशाली चुंबक होते हैं। अब आता है स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक का गुण जो होता है विद्युत चुंबक के ठीक विपरीत होता है। इसका पहला गुण है यह इसका आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। शक्ति इसकी निश्चित होती है। ध्रुवीयता को नहीं बदली जा सकती है। प्रायः कमजोर होता है और वो शक्तिशाली होता है। यहाँ से हम इन दोनों का अंतर भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल कैसे लगता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस नियम को आर्दमेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया था और इस नियम के थ्रू बताया इन्होंने, पहला बिंदु बताया कि किसी धारावाही चालक पर समान परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित होता है। किसी धारावाही चालक पर परिमाण में एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित होता है, यानी कि धारावाही चालक में आगे की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत चुंबकीय जो बल लगेगा वो उसके विपरीत दिशा में लगेगा। अगला, चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। जो कोई चालक होता है उसके चारों तरफ कुंडली लगी होती है, तो उस चालक में विस्थापन तब सबसे अधिक होता है जब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत होंगे। अगला, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय बल की दिशा भी बदल जाती है। अब आते हैं हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। इसके पहले वाले वीडियो में हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़े थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम बाएं हाथ के तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को परस्पर एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, जैसे ये तर्जनी हुई, ये मध्यमा हुआ और ये हुआ अंगूठा, इनको इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत स्थित हों, तो जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है और मध्यमा जो होता है वो विद्युत धारा की दिशा बताता है और अंगूठा जो होता है चुंबकीय बल की दिशा दर्शाती है। यह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब आता है एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। यह बड़े बड़े हॉस्पिटलों में यूज किया जाता है शरीर के किसी ही व्यक्ति के भीतरे अंगों की जांच के लिए। यह चुंबकीय विधि द्वारा किया जाता है। यह
एक विशेष तकनीक है जिससे चुंबकीय अनुनाद या प्रतिबिंबन द्वारा प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। तो यह ज्यादातर हॉस्पिटलों में यूज किया जाता है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कि व्यक्ति के शरीर में कितने टाइप की बीमारी हैं उन सब की जांच MRI के द्वारा निकलती है। अब चलते हैं हम घरेलू विद्युत परिपथ की ओर। तो हम घरों में जो विद्युत का कनेक्शन लेते हैं उसका परिपथ किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबको पता है कि हम खंभे से दो तार लेके आते हैं। एक रेड कलर का होता है जो फेज को दर्शाता है, और एक ब्लैक कलर का होता है जो अर्थ को दर्शाता है। जब हम खंभे से घर तक तार को लाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम फ्यूज को जोड़ते हैं। फ्यूज इसलिए जोड़ते हैं कि जब ओवर करंट हमारे घर में प्रवेश करे तो सबसे पहले वह फ्यूज में जाए और वहां से फ्यूज टूट जाए और घर के अंदर के उपकरणों के पास तक वह अधिक विद्युत धारा वहां तक न पहुंच पाए। तो यहाँ से जब मान लीजिए ओवर लाइन जाती है तो यहाँ से ये कट हो जाता है फ्यूज, और आगे की ओर विद्युत धारा जाने से रोक देता है। इस तरह से जितने उपकरण हमारे घर के अंदर लगे होते हैं वो सब सेफ बच जाते हैं। यदि हम यहाँ पे हम फ्यूज नहीं लगाएंगे तो हमारे अंदर ओवर लाइट जाएगी और जितने भी उपकरण लगे रहेंगे सब जल जाएंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्शन में फ्यूज का प्रयोग करते हैं। फ्यूज के बाद हम एक एनर्जी मीटर लगाते हैं जो क्या काम करता है, घरों में कितना विद्युत खपत हुआ है उसकी माप करता है। जो आजकल घरों में बाहर लगाए गए हैं मीटर, जहां से हम बिजली का यूनिट काउंट करते हैं, वही कहलाता है एनर्जी मीटर या विद्युत मापी। अब उसके आगे हम लगा देते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। जैसे हमारे पास 6 कमरे हैं तो उसके लिए हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाएंगे। उस बॉक्स से हम अलग अलग कमरे में कनेक्शन के लिए अलग अलग स्विच निर्धारित करेंगे कि इस स्विच से इस कमरे की लाइट जाएगी और इस स्विच से दूसरे कमरे की लाइट जाएगी, इस स्विच से तीसरे कमरे की लाइट जाएगी। तो इसके लिए हम वितरण बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाते हैं। और इसके प्रत्येक परिपथ में भी फ्यूज लगाया जाता है ताकि किसी भी कमरे में ओवर लाइट न जाने पाए। अब तीसरा तार यहाँ पे आ रहा है भू संपर्क या अर्थ तार। यह स्वयं तैयार किया जाता है। कॉपर के प्लेट को जमीन के अंदर गाड़ के वहां से तार निकाला जाता है और यह अर्थ का काम करता है। इस अर्थ का काम क्या होता है, जब ओवरलाइट जब हमारे परिपथ में आता है तो वह जितनी आवश्यकता होती है उपकरणों को उतना प्रेषित कर देता है, शेष करंट को जमीन के अंदर भेज देता है, यानी कि उसको जमीन में समाहित कर देता है। तो इस तरह से अर्थ भी घरों में रहना बहुत ही उपयोगी है। जैसे कुछ हम कूलर वगैरह लाते हैं या फिर धातु के जो मशीन लाते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, तो वे बरसात के दिनों में या कभी कभी हमेशा छूने पर उनमें करंट रहता है जो बहुत तेज झटके के साथ मारता है। तो यदि घरों में भू संपर्क तार लगाया गया होता है तब वो करंट हमको नहीं लगता है, उस करंट को ये ग्राउंड में कर देता है। इस तरह से भू संपर्क तार भी घरों में कनेक्शन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब यहाँ तक आ गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के आगे हम चलेंगे तो ये कनेक्शन दिखाया गया है। ये सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट है। तो इसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसका जो मोटा वाला सॉकेट होता है ऊपर की तरह, उसमें भू संपर्क तार को जोड़ा जाता है। ये देखिए भू संपर्क तार को यहाँ भी जोड़ दिया गया, यहाँ भी जोड़ दिया गया और यहाँ भी। और जो शेष 2 नीडल बचती हैं
उसमें एक में अर्थ रहता है और दूसरे में फेज रहता है। तो पहले में हम फेज लगा दिए, इधर भी फेज लगा दिए, इधर भी फेज लगा दिए और इधर से अर्थ लग गया। इस तरह से घरेलू परिपथ तैयार हो गया। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब अगले दिन नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनमें अपलोड किए गए वीडियो को वॉच करिए। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।